नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंपटीशन एग्जाम में हिंदी व्याकरण के पेपर का तरीका बता रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असंभव कार्य करना। दूसरा वाला है, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? इसमें हो जाएगा कि दिल्ली दूर होना, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी किसी प्रकार से मुहावरे का अर्थ का मुहावरा बनवाना या जो मुहावरा है उसका अर्थ प्रकट करना कैसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न तीसरा है, सामिश शब्द का विलोम शब्द है, तो सामिश का शब्द होता है निरामिष। प्रश्न चौथा है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर अनृत है, उसका नृत्य ये बिल्कुल सही है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, बिल्कुल सही है। डी वाला स्थावर का जंगम होता है, लेकिन जो सी वाला लौकिक का यह सांसारिक नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला गलत है। प्रश्न पांचवा है, इनमें कौन सा शब्द देशज है? यानी क्षेत्रीयता के आधार पर जिन शब्दों को बना ले जाते हैं वह देशज होता है। तो बहु, दही, आज ये देशज नहीं है, ये तद्भव शब्द है, लेकिन पगड़ी है वो देशज शब्द है। प्रश्न छठा है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त अन्य सभी भाषाओं के शब्दों को विदेशी कहते हैं। इसमें जो स्कूल शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, ये विदेशी शब्द है। प्रश्न सातवां है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, बी में है फीस, ये विदेशी है। डी में है टिकट, ये भी विदेशी है। और चौथा है सी है कूपन, ये भी विदेशी है, लेकिन प्रवेश शब्द है वो यानी विदेशी शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न आठवां है, अभिज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थभेद कौन सा है? तो इस वाला आ जाएगा बी, जानकार का अज्ञानी। यानी अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अभिज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी, लेकिन अभिज्ञ ना समझ ये गलत है। ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। तो इसका कौन सा भेद है? अभिज्ञ कहते हैं जानकार को और अभिज्ञ कहते हैं अज्ञानी को। प्रश्न नवा है, इनमें से किस विकल्प में संस्कृत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर जो नवा वाला है इसमें ए में क्रम यानी कार्य और सिलसिला यह सही है, लेकिन उद्यत का अर्थ होता है तैयार, उद्यत का अर्थ होता है अखड़, ये भी बिल्कुल सही है। और सी वाला है परिणाम का अर्थ होता है फल, परिमाण का अर्थ होता है यानी माप होती है, लेकिन ये वाला है सी, ये सही नहीं है। गण का अर्थ होता है समूह, गण का अर्थ होता है गिनने योग्य, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 10वां है, बसंत के कोकिल का अर्थ है। बसंत के कोकिल का अर्थ था यदा कदा दृष्टिगत होने, यानी बसंत ऋतु आती है उस समय कोयल कूकती है तो वो कभी कभार दिखाई देती है। प्रश्न 11वां है, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर अव्ययभाव का समास है, दिनों दिन है, ये अव्ययभाव का है, लेकिन जो मनमाना है ये तत्पुरुष समास का है मन से, जबकि हर रोज है वो द्वंद्व अव्ययभाव समास का यथाक्रम है वो अव्ययभाव समास का है। अव्ययभाव समास में सबसे पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। प्रश्न 12वां है, इनमें से किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है? तो यानी जो क्रिया का कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य होता है जिसमें कर्म होता है वो क्रिया का कर्मवाच्य। जैसे वह कार चलाता है, यानी बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, तो किसके द्वारा? ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य में हमेशा कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या तो आएगा से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी पहचान हो जाएगी। प्रश्न 13वां है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये कौन सा वाच्य है? तो ये वाला जो वाच्य है वो कर्म वाच्य है, क्योंकि अध्यापक ने किसकी परीक्षा ली? गणित की परीक्षा ली। तो यहाँ पर यानी कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म वाच्य हो गया। प्रश्न 14वां है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है, क्योंकि इसमें एकर्मक क्रिया है,
इसलिए वाला भाववाच्य होगा। जबकि कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म प्रधान होता है। जो 13वां वाला प्रश्न था उसमें किसकी परीक्षा ली थी? गणित की। तो यानी जो गणित शब्द था वो कर्म था, इसलिए इसका उत्तर। जबकि जो 14वां वाला है इसमें मौन से पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं चल रहा क्या नहीं पढ़ा जाता, इसे कर्म नहीं है। तो ये अकर्मक क्रिया होने वाला और कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है, वो भाववाच्य होता है। प्रश्न 15वां है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तो ये पदबंध होता है वो यानी क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि क्रिया के विषय में बता रही है। यानी लौटकर या रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न 16वां है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है वो है, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। यानी इसमें क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जबकि मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, इसमें नहीं है। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी करी, लेकिन इसमें जब बारिश हो रही थी तब मैं घर था। तो यानी जब शब्द आ गया और तब है, तो इनके माध्यम से यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। तो इस कारण से इस वाला में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न 17वां है, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार हो रहो। तो इस वाले में है संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर या आ जाए, अथवा आ जाए, और आ जाए, वहाँ पर हमेशा संयुक्त वाक्य का प्रयोग, यानी लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, या, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। प्रश्न 18वां है, हो सकता है शाम तक इस कठिनाई को दूर कर लिया जाए। तो इस वाले में संदेहवाचक, क्योंकि हो सकता है का प्रयोग किया जाता है, कन्फर्म नहीं है, वहाँ संदेहवाचक होता है। इच्छावाचक होता है, उसमें इच्छा होती है, जैसे मैं पढ़ लिख करके विद्वान बनूंगा। संकेतवाचक होता है कि जीव कतरों से सावधान है, संकेत मिल रहा। विधिवाचक होता है जो प्रक्रिया, विधि, विधान चलती रहती है जन्मजात, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, जैसे सर्दियों में सर्दी लगती है, विधिवाचक होता है। प्रश्न 19वां है, प्रत्येक तार के पते में कम से कम कितने शब्द होते हैं? तो प्रत्येक तार के पते में कम से कम हमेशा 2 शब्द होते हैं। विश्व है, जब कोई अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में कोई तार भेजता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे शासकीय तार कहते हैं। प्रश्न 21वां है, किस क्रम में सत्य कथन है? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं बिल्कुल गलत है, क्योंकि 22 भाषाएं हैं। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रभाषा ने राजभाषा घोषित किया है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं होता है, क्योंकि उस समिति का अध्यक्ष उसी समिति का बनाया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री। प्रश्न 22वां है, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? ये दोनों जो प्रश्न है अनेक बार कंपटीशन में आते रहते हैं। तो ये 1955 में ये आदेश का गठन किया था। प्रश्न 23वां है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जिनका हम उच्चारण से, यानी बोलते समय हमारी जो ध्वनि होती है वो येरे लेवे वाली होती है, वो जिनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। उस वाली होती है वो से होती है, ये ध्यान देंगे। तो ये रे लेवे, ये इस प्रकार से आ जाता है। प्रश्न 24वां है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श का मतलब होता है जो कहीं न कहीं से स्पर्श होते हो, जैसे खे, गे, दे, धे, ते, ये स्पर्श होते हैं, लेकिन से है वो स्पर्श व्यंजन में नहीं आते हैं, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। से है, ये चारों के चारों। प्रश्न 25वां है, पे और फे का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो पे और फे का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, पे, फे, बे, बे, में। जबकि कंठ से होता है के, खे, गे, गे। तालव से होता है टे, ठे, डे, डे। और दंत से होता है ते, थे, दे, दे। प्रश्न 26वां है, हलवाई का स्त्रीलिंग शब्द होगा? तो हलवाई का स्त्रीलिंग शब्द होगा हलवाइन। प्रश्न 27वां है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए।
दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द को छांटने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी जो मूल शब्द दिया रहता है उस शब्द के साथ में कोई भी क्रिया जोड़कर देख लो तो उससे हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे संविधान होता है, होती है, भाई होता है, ये तो पुल्लिंग है। जैसे संसद होती है या होता है, भाई होती है, तो इसमें ये वाला हो गया स्त्रीलिंग। जबकि संगठन होता है, होती है, भाई होता है। सिंदूर लगाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से हमको कोई भी वाक्य आ जाता है, शब्द दे देते हैं, उसमें इस प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं। प्रश्न 28वां है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है? जो अंग्रेजी भाषा के होते हैं वो विदेशी होते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, ये खुद शब्द है, वो उर्दू का शब्द है। जबकि कु, दू, चौ यानी कुपुत्र, कुमार्ग जैसे आ जाता है, मान लीजिए, तो ये वाला जो खुश है वो शब्द हमेशा उर्दू शब्द की वजह से विदेशी है। प्रश्न 29वां है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ध्यान दीजिए, 29वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। अनन्य में अन उपसर्ग है और अन्य, अन प्लस अन्य बन जाएगा। जबकि अकेला है वो मूल शब्द है। प्राचार्य में प्र प्लस आचार्य प्र उपसर्ग आ गया। अन्वेषण में अनु प्लस ऐसण आ गया। जबकि जो बी है अकेला, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। प्रश्न 30वां है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 30वां प्रश्न बहुत मोस्ट है। अगर मान लीजिए दोस्तों, इसमें जो सी वाला है यह उत्तर है। अगर अन्य उत्तर नहीं होता जब, तो ए वाला हो जाता, क्योंकि पूजनीय जब हम यानी ये प्रत्यय लेंगे तो पूजन मूल शब्द बच जाता है। लेकिन पूजनीय में पूज तो हो गया मूल शब्द, यानी ये वाला मूल शब्द बन गया और इसमें अन्य प्रत्यय होगा। लेकिन अगर ये लेते जब जाके पूजन शब्द बनता है, तो सबसे पहले पूजन बना या पूज बना, तो यानी ये वाला बना। तो इस कारण से अगर मान लो सी वाला उत्तर नहीं होता, तब तो ए वाला उत्तर हो जाता। प्रश्न 31वां है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर आ जाता है, प्राचीन में ईन प्रत्यय, प्रचीन, और समीचीन है उसमें भी सम प्लस चीन हो गया, समी प्लस चीन। और जो सी वाला है कुलीन में यानी कुल प्लस ईन हो गया। और विलीन है उसमें भी उपसर्ग की वजह से ये वाला ये प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द हो गया। प्रश्न 32वां है, नी प्लस ऊन शब्दों का सही संधि रूप क्या होगा? इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसका होगा न्यून। क्योंकि आधे अक्षर को पूरा लिख दिया, ये आ गया तो बड़ी ई की मात्रा आ गई, ऊ शेष बचेगा तो नी प्लस ऊन। जितने भी जो उपसर्ग होते हैं उसमें हमेशा यण संधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 33वां है, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गई प्लस अक, तो यानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा गई प्लस अक, डी वाला। अगर इसमें नामकरण पूछ लिया जाता है भाई कौन सी संधि है, तो इसमें अयादी संधि है। प्रश्न 34वां है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है धनुर्बाण, यानी धनुष और बाण। चंद्रोदय है, इसमें नहीं है। नवयोग में नहीं है। चतुर्भुज है, उसमें नहीं है। प्रश्न 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, दोनों पदों के मध्य में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पाप और पुण्य हो गया, राजा और प्रजा हो गया, जीवन और मरण हो गया। लेकिन यथाशक्ति है उसमें अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 36वां है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो जहाँ शब्द की अंत में प्रत्यय होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 37वां है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है, जैसे मोहन व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, अयोध्या व्यक्तिवाचक, लेगा हरा से हरियाली, यानी विशेषण से भी भाववाचक शब्द संज्ञा बनती है। जैसी मान लीजिए मीठा है तो मिठास भाववाचक संज्ञा की, मीठा विशेषण हो गया। प्रश्न 38वां है, यह पुस्तक वही है जो मेरी पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है
वो होगा मेरे। ये ध्यान देना। अगर मान लीजिए संज्ञा शब्द से पहले कोई भी मेरा, मेरी, मेरी आ जाता है तो वह हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न 39वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो मध्यम पुरुष का है उसमें आ जाएगा, यानी मध्यम पुरुष में तुम, आप और तुम्हारा इन सभी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह शब्द वो प्रथम पुरुष में होता है। प्रश्न 40वां है, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम शब्द विशेषण वाक्यों में दे दिया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, और ये वाला हो जाएगा बी, क्योंकि यह शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए यह, वह, वे, तुम, मैं, हम, हमें, ऐसे शब्द आ जाते हैं सर्वनाम के, उनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। प्रश्न 41वां है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, गेहूं पीस रहा है, देखो इसमें करता नहीं है भाई, कौन पीस रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं दूसरे से काम करवा रहा हूँ, भाई करता भी है दूसरे को। मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी दूसरे के माध्यम से। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। लेकिन गेहूं पिस रहा है, अपने आप थोड़ी पिसेगा, कोई बिना कर्ता के, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 42वां, नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नौकर का जो पर्यायवाची वो भृत्य का अर्थ होता है। नौकर अनेक परिचालक होता है, वो ड्राइवर होता है, आर्यपुत्र भी, यानी बच्चे को भी बोल देते हैं, अंशज भी, तो इसलिए नौकर का पर्यायवाची भृत्य है। प्रश्न 43वां, मृगेंद्र का पर्यायवाची है, ये अनेक बार आता रहता है, जो शार्दुल होता है उसको मृगेंद्र कहते हैं। प्रश्न 44वां, गरल का विलोम शब्द है, गरल का अर्थ होता है, यानी इसका हो जाएगा सुधा, और इसका क्योंकि विलोम पूछा गया है। प्रश्न 45वां, निर्क्षेप का सही विलोम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सापेक्ष, ये वाला विलोम हो जाएगा। प्रश्न 46वां, सही वर्तने वाला शब्द है, तो सही वर्तने वाला शब्द है वो कुमुदिनी, ये अनेक बार कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। यहाँ पर नी की मात्रा बड़ी होती है स्त्रीलिंग शब्दों में, और दी की मात्रा छोटी हो जाती है। प्रश्न 47वां, सही वर्तने वाला शब्द है, तो सही वर्तने वाला शब्द है प्रतिवादी, प्रति उपसर्ग छोटा होता है और वादी बड़ा होता है। प्रश्न 48वां, सही वर्तनी है, तो सही वर्तने वाला है वो तरुण है, क्योंकि रे में ऊ की मात्रा छोटी है, जबकि जो बी वाला रे में ऊ की मात्रा बड़ी है, इसलिए ये वाला अशुद्ध है। प्रश्न 49 वाला है, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है, तो अयादि संधि अय, आय, आव का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हमेशा अयादि संधि होती है। अय के मात्रा आती है वहाँ ए लगा दीजिए, आय के आती है वहाँ आई लगा दीजिए, अव के आते ओ लगा दीजिए, और आव के आते तो औ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा गायन हो गया। अगर इसका विच्छेद पूछ लिया जाता है तो हो जाएगा गई प्लस अन, और संधि होगी अयादि। प्रश्न 50वां है, व्यायाम में कौन सी संधि है? ध्यान दीजिए, आधे अक्षर के तत्काल बाद ये वे रे आ जाते हैं, वहाँ यण संधि होती है, तो इसका हो जाएगा वी प्लस आयाम, इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है।